गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आदर्शवाद के ऊपर थर्ड यूनिट के अंदर चर्चा करेंगे। बच्चों, आदर्शवाद का जन्म होने से पहले एक सर्वमान्य सिद्ध यह था कि किसी भी युग की राजनीतिक विचारधारा उस युग की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में परिवर्तन के उपरांत राजनीतिक विचारों में भी बदलाव है। 18वीं शताब्दी इस दृष्टिकोण से विचित्र परंतु अति महत्वपूर्ण है। इसमें एक ही साथ विभिन्न व परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जिसमें आदर्शवाद भी एक है। इस विलक्षण प्रकृति की भूमिका मध्य युग के पतन के बाद निर्मित होना शुरू हुई और 1888 के गौरवपूर्ण क्रांति ने राजनीतिक दृष्टि से मध्यम वर्ग को अत्यंत प्रभावी बना दिया था। और इस परिस्थितियों में सबसे पहले जॉन लॉक एवं एडम स्मिथ ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल ऑफ राइट्स के माध्यम से राज्य के लिए अहस्तक्षेप नीति लासाफेयर का प्रतिपादन किया, जिससे व्यक्तिवाद का विकास हुआ। उसके बाद लोगों ने उपयोगितावाद पर अपने सुखवादी दर्शन की नींव रखी, जिसकी पूर्णता बेंथम के राजनीतिक विचारों में होती है। और ये दोनों विचारधाराएं, व्यक्तिवाद की तरह उपयोगितावाद भी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है। मूलभूत अंतर दोनों में यह है कि उपयोगितावाद प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक स्वतंत्रताओं और सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन करता है, जो कि व्यक्तिवाद के मूल आधार है। लेकिन दोनों ही विचारधाराओं ने व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ माना है। व्यक्तिवाद उपयोगितावाद की सैद्धांतिक दूरियां चाहे जो भी हों, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से दोनों के राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल दिया है। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति हुई और उसमें पूंजीवादी वर्ग जो था उसका विकास हुआ और कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को सर्वोपरि माना। और इसके साथ ही साथ सेंट साइमन, फ्यूरिये, रॉबर्ट ओवन ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने गरीबी, अशिक्षा, आपसी संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष से दुखी थे और इसे समाप्त करना चाहते थे और इसके लिए एक ठोस कार्यक्रम भी चलाए। ऐसे आदर्श समाज का स्वप्न देखते थे जो निजी संपत्ति की अवधारणा से उत्पन्न होकर के कोई बुराई नहीं होगी और सभी लोग स्वतंत्र, समान और सुखी होंगे। ऐसी परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 एडी वर्गहीन व राज्यविहीन समाज का एक सैद्धांतिक सिद्धांत लेकर आते हैं और राज्य को अनावश्यक बुराई मानकर इसको समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के दर्शन में राज्य के लिए स्थान ही नहीं है, किंतु वह व्यक्तिवादियों और उपयोगितावादियों के विपरीत व्यक्ति को भी महत्व नहीं देते। मार्क्स ने राज्य को शोषण के यंत्र के रूप में परिभाषित किया, जो वर्ग समाज का प्रतीक है। इसलिए वर्गहीन समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता के साम्राज्य की प्राप्ति तभी होती है जब राज्यविहीन समाज की स्थापना हो जाती है। यह समाज ही मार्क्स के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उन्होंने मार्क्सवाद की सबसे प्रमुख जो विशेषता रही है स्टूडेंट, वह है भौतिकवादी स्वरूप। इसमें पदार्थ को ही संपूर्ण सृष्टि का मूल मंत्र माना गया है। इसके उपरांत इसी परिवेश के अंतर्गत राजनीतिक विचारकों का एक नवीन वर्ग भी सामने आया है और वह है आदर्शवाद। तो अब हम इस पर अपना वार्ता शुरू रखेंगे। इस विचारधारा में ने भी स्वतंत्रता और सत्ता के संबंध की विवेचना को अपने अध्ययन का केंद्रीय बिंदु बनाया, किंतु इनका दृष्टिकोण यांत्रिक, कानूनी या भौतिकवादी नहीं था। आदर्शवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो व्यक्ति राज्य संबंधों को नैतिक दृष्टि से विश्लेषित करता है और व्यक्ति की अपेक्षा
राज्य को अधिक गरिमा प्रदान करता है। कहने का अभिप्राय है स्टूडेंट कि व्यक्ति की जो गरिमा है, जो व्यक्ति के विचार भाव हैं, आदर्शवाद उसको ज़्यादा महत्व देता है। मानव समाज का विकास भौतिक तत्वों पर आधारित न होकर एक अभौतिक तत्व, विचार या चेतना पर निर्भर है। इसी कारण इस विचारधारा को आधि भौतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि सभी आदर्शवादी सामान्य रूप से राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः आदर्शवाद को निरपेक्ष सिद्धांत भी कहते हैं। मैकाइवर ने इसे रहस्यवादी सिद्धांत का नाम दिया है। 18वीं शताब्दी में आदर्शवादी परंपरा की शुरुआत जर्मन विचारक कांट व फिक्ते के चिंतन से होती है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कांट आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं राजनीति विज्ञान। अगर स्टूडेंट्स हम आदर्शवादी विचारकों में अगर विचार नाम लेना चाहेंगे तो हम प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है और उनके शिष्य भी इसी परंपरा से, जो अरस्तु हैं, इस जुड़े हुए हैं। यूनानी विचारकों ने ही सर्वप्रथम राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था, सुप्रीम मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। अरस्तु ने व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी कहकर राज्य को व्यक्ति के अस्तित्व व विकास के लिए अनिवार्य सिद्ध किया था। इसी प्रकार यूनानी आदर्शवाद को प्राचीन आदर्शवाद भी कहा जा सकता है। प्लेटो और अरस्तु के बाद आदर्शवाद की परंपरा बाधित हो गई। मध्य युग के धर्म प्रधान वातावरण में आदर्शवादी चिंतन के लिए कोई अवसर नहीं रहा और धीरे धीरे यह अपने स्वरूप को खोने लगा। मध्य युग व कांट के मध्य एक और विचारक हैं जिसकी उपेक्षा करना असंभव है, क्योंकि नवीन आदर्शवाद पर सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं का है और यह विभूति है रूसो। 1712 से 1778 एडी ने सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अपने चिंतन का आधार बनाया, किंतु सामान्य इच्छा की अवधारणा उसके राजनीतिक चिंतन को आदर्शवादी स्वरूप प्रदान करती है। उसका राज्य यांत्रिक या कानूनी न होकर एक नैतिक सावयव के रूप में प्रतिष्ठित होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का परित्याग कर नैतिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता की प्राप्ति करता है। राज्य और समाज इच्छा का यह सामान्य सिद्धांत आधुनिक आदर्शवादियों को व्यापक रूप में प्रभावित करता है और आधुनिक आदर्शवाद के विकास के दो केंद्र हैं, जर्मनी और इंग्लैंड। इसी कारण आदर्शवाद के दो रूप माने जाते हैं। पहला जर्मन आदर्शवाद, इसमें कांट, फिक्टे और हीगल को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा ब्रिटिश आदर्शवाद, इसे ऑक्सफोर्ड संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। जहाँ जर्मन आदर्शवाद मूलतः निरपेक्षवादी है, वहीं ब्रिटिश आदर्शवाद में उदारवाद का समन्वय है। इस उपधारा का महानतम प्रतिनिधि टी.एच. ग्रीन है। इसके अतिरिक्त बोसांके व ब्रैडले प्रमुख हैं। आज हम जर्मन आदर्शवाद में कांट के विचारों से आपको अवगत कराऊंगी। जर्मनी के कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र और आदि भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर कांट को आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। उनकी अभिरुचि का प्रधान क्षेत्र आदि भौतिक शास्त्र था, किंतु इन रचनाओं को राजनीतिक सिद्धांत को व्यापक मात्रा में प्रभावित किया। आदर्शवाद के विकास के दृष्टिकोण से कांट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अनुभववाद, भौतिकवाद व बुद्धिवाद का खंडन था। जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था कि ज्ञान अनुभवजन्य होता है। ये अनुभव ज्ञानेंद्रियों व प्रकृति का पदार्थ की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ह्यूम ने मन की सत्ता का खंडन किया था, जबकि बुद्धिवादी यह मानते थे कि बुद्धि व ज्ञान द्वारा स्वीकृत सिद्धांत ही अंतिम सत्य होते हैं।
इस बुद्धिवाद का एक परिणाम धर्म और नैतिकता की उपेक्षा के रूप में सामने आया। इस प्रकार कांट बुद्धि का विरोधी है। इसके अनुसार दृष्टिगत जगत का वास्तविक ज्ञान केवल इंद्रियों के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। यदि कांट यहीं तक रुक जाते कि वॉल्टेयर के बुद्धिवाद व उसके ज्ञान दर्शन में कोई अंतर नहीं था, तो कांट को रूसो की भावात्मकता को भी अपनाना था। अतः वह भी यह कह सकते हैं कि विवेक स्थान, काल व कार्य कारण संबंध से सीमित है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसे शुद्ध विवेक से भी नहीं समझा जा सकता, जैसे ईश्वर और आत्मा। इसी प्रकार मानव जीवन में अनेक ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं जब विवेक कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अंतःकरण उसका निर्देशन करता है, और इसे ही कांट मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की संज्ञा देते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही।